में सेक्टर 46 में सोहनलाल रात्रि गश्त के लिए निकलते हैं। वहाँ निकलने के बाद उनके पास पुलिस कंट्रोल रूम से फ़ोन आता है कि सेक्टर 45 में किसी की हत्या हो गई है, कोठी नंबर 347 में। अब जब ऐसा सुनते हैं तो एक टीम तैयार करते हैं, अपनी टीम के साथ उस कोठी में पहुंचते हैं। कम से कम 2 किलोमीटर दूर थी वो कोठी, तो उन्हें 10 मिनट जाने में लगते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो एक व्यक्ति अंदर से आता है, वो कोठी का मेन गेट खोलता है। जब खोलने के बाद उसे पूछा जाता है कि आप कौन हो, तो वो बताता है कि मैं यहीं रहता हूँ और यहाँ का किराएदार हूँ। वो अंदर जाते हैं। अंदर जाकर जब वो देखते हैं तो एक महिला होती है वहाँ, महिला का नाम पुष्पा कोहली होता है। और साथ ही वो एक कमरे में जाकर देखते हैं तो एक लड़की की बॉडी पड़ी होती है, जो कि बेड पर पड़ी होती है और वो खून से पूरी तरह लथपथ होती है। पूरा बेड उस खून से भरा होता है। साथ ही वो अलमारी देखते हैं तो अलमारी का लॉकर खुला होता है और उसके सारे गहने सब इधर उधर होते हैं। अलमारी का सारा सामान इधर उधर होता है। जब ऐसा कुछ देखते हैं तो उस जो महिला होती है उससे पूछताछ करते हैं, तो वो महिला बताती है कि जिस लड़की की हत्या हुई है वो मेरी बेटी है, वो किरण है और उसकी उम्र 22 साल है। और मेरे पति और मेरा 12 साल का बेटा पंजाब भटिंडा गए हुए हैं। मेरी माँ की तबीयत ख़राब है वहाँ। रात को मैं और मेरी बेटी अकेले ही थे घर में और बाकी वहाँ एक किराएदार था, वो रहा करता था। अब जब पुलिस वाले ऐसा सुनते हैं तो फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, जिससे कि सारे सबूतों को इकट्ठा किया जा सके। अब सबको इकट्ठा किया जाता है, पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। भेजने के बाद पुलिस अब तहकीकात शुरू कर देती है। घर में नौकरानी थी जो कि अपने घर थी। अब जब उस महिला से, पुष्पा से पूछताछ की जाती है कि रात को कौन कौन घर में था, तो वो बताती है कि मैं अकेली ही घर में थी और मेरी बेटी थी। रात करीबन 10 बजे मैं खाना बना रही थी, तभी डोरबेल की आवाज़ आती है। तो मेरी बेटी किरण दरवाज़ा खोलने जाती है तो बुरखे वाली 2 औरत होती हैं घर में आती है। तो मेरी बेटी मुझसे कहती है कि माँ, ये मेरी जान पहचान की महिलाएं हैं, मुझे इनके साथ काम के बारे में कुछ बातें करनी हैं। कह रही तो ये बोलकर मैं किचन में चली जाती हूँ, वापस अपने काम में लग जाती हूँ। उसके बाद खाना वगैरह मैं खा लेती हूँ। वो दोनों महिलाएं, मेरी बेटी बोलती है कि मैं इनके साथ कुछ काम करना चाहती हूँ और आप जाके आराम कर लीजिए। मेरी बेटी मुझे एक गिलास पानी ला कर देती है। पानी पीने के बाद मुझे पता नहीं मैं कब सो गई, मुझे नींद आ गई। रात को करीबन 2 बजे जब मेरी आँख खुलती है तो मैं देखती हूँ मेरे हाथ पैर बंधे हुए होते हैं, मेरे मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ होता है और मैं किसी को आवाज़ लगाना चाहती हूँ तो आवाज़ भी नहीं निकलती, क्योंकि मेरे हाथ पैर बांध रखे थे, मुंह में कपड़ा था। किसी तरह मैं वहाँ से हिलने की कोशिश करती हूँ तो मैं पलंग पे से नीचे गिर जाती हूँ। नीचे गिरने के बाद मैं फ़ोन पड़ा होता है पास में, फ़ोन मिलाने की कोशिश करती हूँ लेकिन फ़ोन नहीं मिलता। उसके बाद जैसे तैसे कर कर मैं सरकते सरकते पलंग के पास जाती हूँ और वैसे ही जब वो फ़ोन मिलाने की कोशिश करती है तो उसकी नौकरानी के पति के पास कॉल मिल जाती है और वह कॉल रिसीव भी हो जाती है, लेकिन मेरे मुंह से एक कपड़ा ठुसा हुआ था तो मैं बोल नहीं पाती। इसीलिए मैं दरवाजे के पास पहुंचती हूँ तो मैं ज़ोर ज़ोर से अपने पैरों से दरवाजे को पीटने की कोशिश करती हूँ। तो मेरा जो किराएदार होता है आवाज़ सुनकर वो आ जाता है। वो आकर मेरे हाथ पैर खोलता है, मेरे मुंह से कपड़ा निकलता है। तो मैं उससे बोलती हूँ कि मेरी बेटी किरण कहाँ है। तो वो मुझसे कहता है कि किरण अपने कमरे में होगी। इतने में मेरी नौकरानी और उसका पति भी यहाँ आ जाते हैं। नौकरानी का नाम कमलेश होता है, उसका पति, दोनों वहाँ आ जाते हैं। आने के बाद फिर हम उसके कमरे में जाकर देखते हैं तो मेरी बेटी की मौत हो चुकी थी। मेरी बेटी मरी हुई अपने कमरे में पड़ी थी। तो हमने आप लोगों को फ़ोन किया। ऐसा जब वो बोलती है तो पुलिस उसकी बात सुनती है सारी। पुलिस सुनने के बाद अब सभी के फ़ोनों की कॉल डिटेल भी निकाली जाती है। इतने में वहाँ काफ़ी सारे लोग, रिश्तेदार वगैरह आ जाते हैं फ़ोन की। वो सुन के जब पुलिस उससे नंबर लेकर उसके पति को भी फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद उसका पति भी वहाँ से आ जाता है। वो अपने फरीदाबाद में ही उसका एक काम था कंस्ट्रक्शन का, तो वो वहीं पर था और उसका बेटा जो था वो वहीं पढ़ाई किया करता था। वो भी आ जाता है आने के बाद। और ये सब चल ही रहा था कि उसकी जो माँ होती है वो भी आ जाती है वहाँ, यानी कि किरण की नानी भी आ जाती है। जब पुलिस उसको देखती है
तो पुलिस का शक होता है कि मतलब वो कह रही थी पुष्पा कि उसने अपने पति को और अपने बेटे को उसकी माँ को देखने के लिए भेजा है, उसकी तबीयत ख़राब है। लेकिन जब उसकी नानी आती है किरण की, उसकी माँ खुद आ जाती है, तो उसकी माँ से भी पूछताछ की जाती है, तो वो बताती है कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो पुलिस का शक पुष्पा पर ही होता है। साथ ही पुष्पा बताती है कि मेरी बेटी ने मुझे एक गिलास पानी दिया था जिसे पीकर मैं बेहोश हो गई थी। पुलिस उस गिलास में पानी होता है थोड़ा सा बचा हुआ, उसको सूंघती है तो नॉर्मल पानी होता है, साथ ही उसका टेस्ट भी करवाती है, तो वो उसमें कुछ नहीं मिला होता, पानी बिल्कुल ठीक होता है। इस पर भी पुलिस का शक जाता है। अब पुलिस का शक उस पर बढ़ता जा रहा था क्योंकि वो हर एक बात उसकी झूठी साबित हो रही थी। एक तो उसकी माँ बीमार नहीं थी, फिर भी उसने अपने पति को इतनी दूर भेजा, और फिर उसकी वो गिलास जो बोला था उसने मेरी बेटी को पानी दिया, मेरी बेटी ने मुझे पानी दिया, वो भी उसका शक झूठा साबित होता है जो उसने बोला था। उसके बाद फिर पुलिस कॉल डिटेल निकलवाती है उसकी। कॉल डिटेल निकलवाने के बाद रिश्तेदारों के नंबर होते हैं, पति का नंबर होता है, लेकिन कुछ दिनों से वो 3 नंबरों पर बात कर रही थी, जिससे एक उसके पति का नंबर था, एक उसके किसी रिश्तेदार की माँ का नंबर था, और एक नंबर और था जिस पर वो बात किया करती थी। साथ ही वो जिस दिन उसकी बेटी की हत्या हुई है उससे 2-3 दिन पहले ही दोपहर में अक्सर वो इस नंबर पर 2-3 बार बात किया करती थी। अब उस नंबर की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो वो नंबर पंजाब का ही होता है, लेकिन वो किसी फेक आईडी पर लिया होता है। अब उस नंबर से मिस कॉल ही आई होती है। इधर जो उस नौकरानी के नंबर से मिस कॉल आई होती है उसी दिन रात को, इधर उस नंबर से मिस कॉल आई होती है, 2 नंबर से मिस कॉल आई होती है, जिसमें एक नंबर को तो ये कॉल बैक करती है तो नौकरानी का जो नंबर होता है वो उठा लिया होता है। उठाने के बाद पुलिस का शक इस पर भी जाता है कि जब ये और उस पर काफ़ी देर बात हुई, नौकरानी से पूछताछ करते हैं तो नौकरानी बताती है कि मैडम मैंने आपको फ़ोन किया था, तो मैडम ने मुझे बताया, मैंने मैडम से पूछा कि वैगनार खड़ी हुई है, किसकी है ये मैडम, कोई आया है क्या रिश्तेदार घर में? दरअसल उस रात को घर के आगे वैगनार खड़ी हुई थी, जो कि नौकरानी बताती है पुलिस को। तो पुलिस का शक उस पर और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जिस वक्त वो बताती है उसने अपनी नौकरानी को फ़ोन किया था, ये पता लग जाता है, उसके फ़ोन डिटेल में निकल जाता है उसने नौकरानी को फ़ोन किया था। लेकिन जब वो पुलिस को अपना बयान देती है तो बताती है कि मैं बेहोश हो गई थी पानी पीकर। जब वो बेहोश हो गई थी तो उसके फ़ोन से नौकरानी को फ़ोन किसने किया? जब वो ये बात बोलती है तो उसी अपनी ही बात में फंस जाती है। अब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है। जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वो टूट जाती है और फिर सारी सच्चाई बता देती है। दरअसल उसकी और उसके पति की शादी 1989 में हुई थी, और उसके 3 साल बाद उसकी बेटी किरण का जन्म हुआ था। किरण का जब जन्म होता है तो उसे प्यार से गुड़िया बुलाने लगते हैं और सब उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। साथ ही कम से कम 12 साल बाद फिर उसके बेटे का जन्म होता है, जिसका नाम नितिन होता है। अब उसकी बेटी बड़ी होने लगती है। घर में उसको ज़्यादा प्यार करते थे बेटी को, तो वो अपने तरीके से ही जीना चाहती थी। उसे इस बात से कोई परवाह नहीं थी कि माँ-बाप को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। उसे जो करना होता था वो वही करती थी, चाहे वो कोई भी बात हो, कैसा भी हो। अब वक़्त के साथ लड़की बड़ी होती रहती है। करीबन वो लड़की 19-20 साल की हो जाती है, तो उसे एक लड़के से 20 साल की हो जाती है, तो उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद में वो लव मैरिज उससे कर लेती है। लव मैरिज करने के बाद भी माँ-बाप को बुरा नहीं लगता, वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसने जो लड़का पसंद किया था। अब वो दिल्ली में उसके साथ रहने लगती है। अब जब रहने लगती है तो उसका मतलब काम धंधा वो ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता था, तो उनकी माली हालत जो थी वो बिगड़ने लगती है। तो दोनों पति पत्नी काम करने लगते हैं। किरण भी नौकरी करने लगती है और उसका पति भी नौकरी करता है। जहाँ किरण नौकरी करती है वहाँ उसका जो मालिक होता है वो कोई मोमडन होता है, जो उस इससे इम्प्रेस होकर उसे अच्छी खासी मोटी तनख्वाह देता है। अब जब इसके हाथ में मोटा पैसा आता है तो कोई भी इंसान हो, अगर वो ज़्यादा कमाने लगता है तो वो अपने रिश्तों को भूलने लगता है, साथ ही वो ये भूल जाता है कि इससे मेरा क्या रिश्ता है। अब जब वो भी काम अच्छा करने लगती है, उसकी कमाई मोटी होने लगती है, तो वो अपना बैंक बैलेंस भरने लगती है और फिर अपने पति के लिए उसका बिहेव बदलने लगता है। अब जब ऐसा होता है तो उसके आए दिन अपने पति से लड़ाई होने लगती है, क्योंकि उसका पति इतना नहीं कमाता था जिससे कि घर खर्च भी आराम से चल सके। अब उसकी अपने पति से बहस होने लगती है, तो उसका पति जो होता है अपनी सास को फ़ोन करता है किरण की माँ को कि ऐसी-ऐसी बात है। जब ऐसा करता है तो
उसकी माँ भी उसे समझाती है लेकिन वो नहीं समझती। अब ऐसा करने के बाद में दोनों पति पत्नी में आए दिन लड़ाई होने लगती है। लड़ाई होने के बाद जो किरण होती है वो कोर्ट में केस डाल देती है अपने पति से डिवोर्स का। जब कोर्ट में केस डाल देती है तो डिवोर्स हो जाता है उसके पति से और वो फिर अपने माँ के घर आने लगती है। साथ ही उसकी हद इतनी हो जाती है कि वो क्लबों में जाती है, शराब पीती है, नशे में रहती है और देर रात तक घर आया करती थी। कभी कभी तो घर भी नहीं आया करती थी, जिसके चलते उसके पति को उसकी आदतें बुरी लगती थी और लड़ाइयाँ होती थी। अब वो अपने मायके आ जाती है। मायके आने के बाद उसका रवैया बिल्कुल भी नहीं बदलता, वो वैसे ही रहती है। क्लब जाना और देर रात घर आना, उससे इसको नहीं फ़र्क पड़ता था कि मेरा डिवोर्स हो चुका है और मैं अपने मायके आ गई हूँ। उसका बिहेव यही था। उसकी माँ इसकी इस हरकतों से डिप्रेशन में आने लगी थी, साथ ही उसके परिवार की बदनामी होने लगी थी। अब इसी बात से परेशान होकर उसकी माँ ने सोचा कि उसे अब रास्ते से हटाना ही ठीक रहेगा। उसकी माँ ने सोचा हमारी इज्जत बचाने का यही एक तरीका है। तो उसका एक मुंह बोला चाचा होता है जो कि पंजाब में ही रहता था, उससे वो बात करती है तो एक किलर की तलाश करती है पैसे देकर और अपनी बेटी को हत्या करवाने के लिए बोलती है। साथ ही वो फर्जी नंबर जो था उसी वो नंबर लेता है सिर्फ इसी काम के लिए। अब उसी दिन वो उन्हें बुला लेती है और जब वो मिस कॉल मारता है, मतलब वो मिस कॉल मारकर उससे ये पूछना चाहता है कि वो मतलब आ जाए अंदर या ना आए, तब वो उसे मिस कॉल मारती है तो वो समझ जाता है कि रास्ता साफ है, अंदर आ जाओ। और वो मार कर उसको वापस उन्हें 1 लाख रुपए देती है, कुछ गोल्ड की ज्वेलरी भी देती है, तो वो वापस चले जाता है वहाँ से। वापस जाने के बाद में फिर वो खुद ही पुलिस को कॉल करती है कि मेरी बेटी की हत्या हो गई है और पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है। साथ ही जब वो अपना बयान दे देती है, पुलिस को अपना जुर्म कबूल कर लेती है, तो पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और उसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है, सज़ा हो जाती है। तो दोस्तों, एक बेटी से परेशान होकर माँ ने उसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि वो उसकी बदनामी का कारण बन रही थी। वो कुछ भी समझती ही नहीं थी। माँ को ना पिता को उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप की बदनामी हो रही है या रिश्तेदारों में कोई वैल्यू भी नहीं है मेरे माँ बाप की अब मेरी वजह से। तो इसीलिए एक माँ ने उसकी हत्या कर दी थी अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं है और आप लोगों को जागरूक करना है। मैं गीता गुप्ता मिलती हूँ आपसे किसी और एक नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।